जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डाउट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएल जूनियर इंजीनियर 27 नवंबर 2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले भी हम यूपी पीसीएल पे 2 वीडियो लेकर आ चुके हैं, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें हमने डिस्कस किए थे 25 नवंबर में मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड, यूपी पीसीएल जनरली क्या करता है, जनरली रिपीट क्वेश्चन आते रहते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपी पीसीएल लगातार पूछते चला आ रहा है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड, पहला क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन जो है, थ्री फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की फुल लोड स्पीड जो है आपकी 1440 आरपीएम है। पोल की संख्या आपको निकालनी है। तो पोल की संख्या आपको निकालनी है, कुछ नहीं करना है फ्रेंड, आपका फॉर्मूला होता है n = 120F/P। तो यहाँ से पोल आपका आ जाएगा फ्रेंड 120 F की जो फ्रिक्वेंसी आपकी वो है 50 हर्ट्ज अपॉन स्पीड जो है आपकी 1440। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो यहाँ से इसको हम काट देंगे, 10 से 10 कट जाएगा, ये आपका कटेगा 12 से, ये हो जाएगा 50/12। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 50/12 करेंगे तो ये आपका आएगा 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो लगभग 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपके पोल की संख्या आ गई 4। तो फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, n = 120F/P पुट करना था और आपकी पोल की संख्या निकालनी थी। काफ़ी रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु को फ्यूज तार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जिसमें फ्यूज तार के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से जो धातु है जिसका फ्यूज तार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है वो है आपकी लोहा, क्योंकि कॉपर का आप कर सकते हैं, चांदी का आप कर सकते हैं, लेड टिन मिश्र धातु का भी आप यूज फ्यूज तार के रूप में कर सकते हैं। तो लोहा जो है उसका आप फ्यूज वायर नहीं बना सकते। तो फ्यूज वायर पे लगभग एक क्वेश्चन लगभग यूपी पीसीएल हर पेपर में पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर 9 बिट इन्वॉल्व इन द रोटेशन। तो इनमें से ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो 9 बिट इन्वॉल्व करती है अपने रोटेशन के लिए। तो जो RRC होता है फ्रेंड, हम आपको बताना चाहेंगे माइक्रो प्रोसेसर में RRC 2 इंस्ट्रक्शन होते हैं। एक होती है RRC, एक होती है आपकी RAR। तो RRC का मतलब होता है रोटेट राइट विदाउट कैरी। तो ये होता है आपका विदाउट कैरी, और रोटेट राइट विथ कैरी। RAR का मतलब होता है रोटेट राइट विथ कैरी। तो ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है RRC। तो सबसे पहले हम RRC को जान लेते हैं, RRC एक्चुअल में होता क्या है। तो इसके लिए हम इसको कर देते हैं इरेज। तो इरेज करने के लिए हम इरेजर ले लेते हैं और इसको कर देते हैं इरेज। देखिए फ्रेंड, RRC जो होता है आपका, कोई 8 बिट का अगर डेटा है, मान लीजिए आपका ये 0 1 0 1 0 1 0 0, तो ये 8 बिट का आपके पास डेटा है और कैरी फ्लैग है आपके पास, यहाँ पे आपका है कैरी फ्लैग 1। तो रोटेट राइट, तो राइट आपको रोटेट करना है, यानी कि इस डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है डेटा। तो RRC का मतलब ये होता है कि देखिए इसमें तो आपकी 9 बिट इन्वॉल्व हो रही है, तो आपका आंसर तो यहीं आ गया। लेकिन RRC जो होता है आपका, ये जो आपकी MSB है वो पहुँच जाएगी आपकी LSB में यहाँ, और साथ ही साथ पहुँच जाएगी आपकी कैरी बिट में। लेकिन कैरी बिट जो है यहाँ पे नहीं पहुँचेगी। तो विदाउट कैरी ये रोटेशन होता है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है RRC, रोटेट राइट विदाउट कैरी। और इसके बाद ये वाली बिट इसमें, ये वाली बिट यहाँ पे, ये वाली बिट यहाँ, ये वाली बिट यहाँ। तो ये पूरा डेटा आपका रोटेशन चलता रहता है। तो ये था आपका रोटेट राइट। तो माफ़ कीजिए फ्रेंड, ये जो रोटेशन है आपका कुछ अपोजिट साइड इस साइड से होगा, माफ़ कीजिए, ये हमने आपको गलत बता दिया। रोटेशन सेम ही होगा लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट रहेगी। तो डायरेक्शन उसकी अपोजिट यानी कि इस डायरेक्शन में आपका होने वाला है, राइट साइड डायरेक्शन से रोटेट होगा। तो 9 बिट इन्वॉल्व होती हैं इस रोटेशन में, तो इसलिए इसे RRC बोला जाता है। ये 9 बिट इन्वॉल्व है, तो सही आंसर आपका ये। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लंबी और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में द फिनोमिना कॉजिंग रिसीविंग एंड वोल्टेज टू बी ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में अगर रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा हो जाए सेंडिंग एंड के वोल्टेज से, तो इस इफेक्ट को बोला जाता है फ्रेंड फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट आपने ध्यान दिया होगा, तो इसको बोला जाता है फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट की वजह से एक और प्रॉब्लम फ्रेंड क्रिएट होती है, जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो फेरेंटी इफेक्ट की वजह से निगेटिव हो जाता है, और दूसरा ये होता है फेरेंटी इफेक्ट जो है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में
नहीं होता है आपका। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपका फेरेंटी इफेक्ट की प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि फेरेंटी इफेक्ट जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपने देखा होगा, सी पैरामीटर जो होते हैं ABCD, सी पैरामीटर होते हैं जीरो, सी पैरामीटर जीरो होते हैं, तो चार्जिंग करंट आपकी हो जाती है जीरो। तो आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट नहीं होता है। फेरेंटी इफेक्ट सिर्फ लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में होता है, और फेरेंटी इफेक्ट होता है कि आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से आपका वोल्टेज रेगुलेशन भी नेगेटिव हो जाता है। ये भी क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 1 मिली एम्पियर और 50 ओम का डी आर्सेनवाल मीटर है, तो उसको 10 वोल्ट फुल स्केल वोल्ट मीटर के रूप में आपको कन्वर्ट करना है। तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए जिसे आपने सीरीज में जोड़ना है। तो सबसे पहले तो आप मीटर का वोल्टेज निकाल लीजिए। तो यहाँ पे वोल्टेज अगर मीटर का निकालेंगे तो 1 मिली एम्पियर इंटू 50 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 50 मिली वोल्ट। तो ये तो आ गया आपका मीटर का वोल्टेज 50 मिली वोल्ट। इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं फ्रेंड, इसको आप लिख लीजिए कहीं, ये हो जाएगा आपका 50 मिली वोल्ट। अगर हम इसका सर्किट बनाएं तो कुछ इस प्रकार से सर्किट इसका बनेगा। तो हमने मीटर का वोल्टेज जो Vm है आपका वो निकाल लिया 50 वोल्ट। अब हमें एक सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ना है इसकी रेंज बढ़ाने के लिए। तो इसका फार्मूला सीधा सीधा फ्रेंड होता है, जो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ेगा उसका फार्मूला होता है मीटर का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे वोल्टेज जो आपको नई वोल्टेज चाहिए, उसके बाद मीटर का वोल्टेज -1। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए इन केस ऑफ वोल्ट मीटर। तो ये इस फार्मूले में आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। RM की जगह आप करेंगे 50 ओम, और नया वोल्टेज जो आपको मेजर करना है वो 10 वोल्ट, और जो मीटर का अक्रॉस वोल्टेज निकाला है वो 50 मिली वोल्ट, यानी कि 50 × 10⁻³ और -1। तो इसको चलिए आप रफ कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो इसे आप देखेंगे तो अब आएगा ये 50, और ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो 1 × 10 × 1000 अपॉन 50 - 1। तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 200 - 1। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 × 199। तो जब 50 × 199 आप करेंगे तो ये इसका जो आंसर आएगा आपका 9950 आएगा, यानी कि 9950 का रेजिस्टेंस आपको सीरीज़ में जोड़ना होगा। तो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वोल्ट मीटर से भी जनरली एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो फ्रेंड इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वोल्ट मीटर का आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करें अमीटर की, तो अमीटर के केस में आपका शंट जुड़ता है, तो शंट की जो वैल्यू होती है वो होती है RM/m-1। और अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसमें सीरीज आपका कनेक्ट होता है। तो सीरीज जो होता है, सीरीज की जो वैल्यू होती है RM और m-1। तो कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मूले निकल कर आते हैं। यहाँ m की वैल्यू होती है फ्रेंड रिक्वायर्ड, यानी कि कितना वोल्टेज या करंट आपको बनाना है और कितना आपका मीटर का है, यहाँ पे मीटर का वैल्यू। तो ये m होता है रेशियो। तो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दोनों से एक क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल आपको बताना है कि ये किस टाइप का सिंबल है, पहचानने के लिए आपको दे दिया जाता है। तो एक पेपर में एक सिंबल आपका जनरली पूछ ही लिया जाता है, तो सिंबल आपको अच्छे से याद करना चाहिए। तो ये फ्रेंड है आपका बजर का सिंबल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, एक क्रिस्टल डायोड है चलिए सर्किट बनाते हैं। एक क्रिस्टल डायोड है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। तो 20 ओम इसका रेजिस्टेंस है। इसके बाद आपका फ्रेंड ये कह रहा है कि इसका उपयोग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए किया जा रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर में किया जा रहा है, और जो इनपुट वोल्टेज है वो आपकी 50 sin ωt है, और लोड जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका लोड जुड़ा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस आपका 800 ओम है। तो आपको लोड करंट की RMS वैल्यू बतानी है, तो IL की RMS वैल्यू आपको बतानी है। तो IL की RMS जो वैल्यू होगी हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, जो RMS वैल्यू निकल कर आती है वो होती है Vm/2 और इंटू R हो जाएगा। R टोटल हम इसमें से निकालेंगे। तो आपने देखा होगा फ्रेंड, अगर VRMS की वैल्यू हम निकालें तो Vm/2 होता है, और V/R अगर हम कर दें तो हमारा I निकल आएगा।
तो ये हाफ वेव के केस में इतना निकल कर आता है, Vrms इक्वल टू Vm/। तो अगर फुल वेव की बात करें तो फुल वेव में हमारा Vrms जो निकल कर आता है वो Vm/√2 निकल कर आता है। तो R की वैल्यू जो होगी 20, जो डायोड का रेजिस्टेंस है और लोड का रेजिस्टेंस है दोनों ऐड हो जाएंगे। और Vm की वैल्यू अगर हम देखें इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू में Vm की वैल्यू हो जाएगी 50। तो 50/2 इंटू 800 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 25। ये 2 से हम काट देंगे तो 25/820। इसको आप डिवीज़न करेंगे तो आपका इतना ही लगभग आंसर आ जाएगा। इसको चलिए डिवीज़न करके देख लेते हैं। तो ये आएगा 0.03048 एम्पियर में। तो इसको आप मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 30.5 मिली एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड। क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, बस आपको सर्किट बनाना है और सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 इनपुट एंड गेट का आउटपुट अधिक होगा। तो 3 इनपुट का आपके पास एंड गेट है तो इसका आउटपुट आपका अधिक होगा, बाई इक्वल टू हो जाएगा ABC। तो इसका आउटपुट अधिक होगा। तो एंड गेट की प्रॉपर्टी होती है जब इसका आउटपुट तभी हाई होता है जब इसके सारे इनपुट हाई होते हैं। तो तीनों इनपुट आपके हाई होंगे तभी इसके आउटपुट हाई होंगे। अगर देखिए इसमें भी आपको पता चल रहा होगा ABC में से कोई भी अगर लो हो गया तो आपका आउटपुट हाई हो जाएगा। तो देखिए गेट से आपका एक क्वेश्चन आ गया, तो गेट आपको अच्छे से करके जाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मेनियम के परमाणु में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं, तो जैसे कोई आपका जर्मेनियम का परमाणु है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वो तो जैसे ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जर्मेनियम के केस में। तो जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है जर्मेनियम और सिलिकॉन के, जर्मेनियम सिलिकॉन कार्बन के केस में। सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन के केस में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। और जिनमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है वो हमारे कहलाते हैं सेमी कंडक्टर। तो ऐसे मटेरियल जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन केस ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क विच पैरामीटर आर कॉल्ड ट्रांसमिटर पैरामीटर। तो 2 पोर्ट नेटवर्क के केस में कौन से जो पैरामीटर हैं जिन्हें ट्रांसमिशन पैरामीटर बोला जाता है। तो ABCD पैरामीटर को हमारे ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी बोला जाता है, ABCD। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका 2 हॉर्स पावर की सिंगल फेज AC मोटर है जिसकी वोल्टेज इतनी दी हुई है, एफिशिएंसी इतनी दी हुई है। तो देखिए मोटर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट आपकी हॉर्स पावर में यानी कि 2 हॉर्स पावर, इनपुट में आपकी VI cos phi। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला फ्रेंड। तो अब आपको देखिए क्या दे रखा है। चलिए एक नेक्स्ट न्यू पेज ले लेते हैं। तो आपको वोल्टेज दिया हुआ है, एफिशिएंसी दी हुई है, पावर फैक्टर दिया हुआ है। मोटर के लिए आपकी इनपुट करंट क्या होगी, आपको इनपुट करंट आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम एफिशिएंसी आपकी कितनी दी हुई 70%। तो यहाँ पे 70/100 इक्वल टू आपका हॉर्स पावर दिया है 2 हॉर्स पावर। तो 2 × 240 746 अपॉन इनपुट आपको क्या दिया हो 240 वोल्ट इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर आपको दिया हुआ है 0.8। करंट आपको निकालनी है तो ये 0.8, तो इतना आ गया। तो यहाँ से आपका करंट इक्वल टू हो जाएगा 2 × 746 अपॉन 240 इंटू 0.8 इंटू 0.7। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका इतना 10.95 ही आंसर आएगा। 10 या 11 के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड, फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ल्यूमेन किसकी इकाई है। तो ल्यूमेन जो होती है फ्रेंड आपकी वो ज्योति फ्लक्स की आपकी इकाई है, ल्यूमिनस फ्लक्स की आपकी इकाई है। अगर हम बात करें फ्रेंड कैंडला की, तो कैंडला जो इकाई होती है आपकी वो होती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। तो वो होती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये यूनिट भी जनरली पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल सिस्टम की रेडेक्स कितनी होती है। तो हेक्साडेसिमल की रेडेक्स होती है 16। रेडेक्स यानी कि बेस। चलिए फ्रेंड हम एक बार आपको हम बता देते हैं। तो बाइनरी की जो होती है, बाइनरी की बेस 2 होती है, ऑक्टेल की जो होती है वो 8 होती है, डेसिमल की होती है वो 10 होती है, और हेक्साडेसिमल की 16 होती है। तो फ्रेंड बेस का मतलब होता है कि अगर बाइनरी में हम कितने जो बिट यूज होते हैं जैसे 0 और 1,
इनकी आपकी वैल्यू कितनी हो सकती है। देखिए इस डिजिट की वैल्यू कितनी हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, ठीक है। तो 2 वैल्यू हो सकती हैं ईच डिजिट की, तो ये मतलब होता है। अगर हम ऑक्टेल की भी अगर हम बात करें फ्रेंड, तो ऑक्टेल में अगर हम लिख रहे हैं 67, तो ये जो डिजिट है 6, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से लेके 8 तक आपकी, यानी कि 0 से लेके 7 तक हो सकती है। तो ये मतलब होता है बेस का। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांजिस्टर लॉजिक में फैन आउट का मान कितना होता है, यानी कि टीटीएल लॉजिक में आपका फैन आउट का मान कितना होता है। तो टीटीएल लॉजिक में आपका फैन आउट का मान होता है 10। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और फैक्ट। तो आपको हम बताना चाहेंगे फैन आउट का मान सबसे ज़्यादा होता है आपका सीमॉस का फैन आउट सबसे ज़्यादा होता है। फैन आउट का मतलब ये होता है किसी सर्किट में उसके आउटपुट पर कनेक्ट किए जाने वाले सर्किट की संख्या, और फैन इन का मतलब होता है किसी लॉजिक फैमिली में उसके इनपुट पर कनेक्ट किए जाने वाले सर्किट की संख्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। देखिए सीमॉस लॉजिक फैमिली है, इसका फैन आउट होता है 5 से 50 से ज़्यादा। और अगर हम टीटीएल की बात करें, टीटीएल लॉजिक फैमिली, इसका फैन आउट होता है 10। तो फ्रेंड ये, और बेसिक गेट की अगर हम बात करें, टीटीएल का बेसिक गेट होता है आपका नैंड, और सीमॉस का जो होता है नैंड और नॉर होता है बेसिक गेट। तो फ्रेंड कुछ ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे। चलिए अब हम, और अगर फास्टेस्ट फैमिली की हम बात करें, सबसे तेज़ जो फैमिली होती है वो होती है आपकी ईसीएल। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ईसीएल फैमिली जो होती है आपकी सबसे तेज़ होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बतानी है मैक्सिमम अधिकतम क्लॉक फ्रिक्वेंसी की गणना कीजिए। तो मैक्सिमम क्लॉक फ्रिक्वेंसी आपको बतानी है। 4 बिट का एक असिंक्रोनस काउंटर है, प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप का डिले आपका इतना है 40 नैनोसेकंड, और स्ट्रोब पल्स की चौड़ाई आपकी इतनी है। तो सबसे पहले तो हम टोटल टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो टोटल टाइम पीरियड जो होगा आपका, तो आपका पूरे काउंटर का डिले टाइम, तो काउंटर का डिले टाइम प्लस स्ट्रोब सिग्नल की चौड़ाई। तो काउंटर का डिले टाइम कितना होगा, 4 फ्लिप फ्लॉप में 4 × 40 नैनोसेकंड और प्लस 20 नैनोसेकंड, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 160 प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपका 180 नैनो सेकेंड। तो जो टोटल टी आया वो 180 नैनो सेकेंड आपका आ गया। तो अब हम निकाल लेंगे आपका फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t, यानी कि 1/180 नैनो सेकेंड। तो यानी कि हो जाएगा 1000/180 मेगा हर्ट्स। 1000 को हमने यहाँ पे किलो में कन्वर्ट कर लिया, तो ऊपर ले गए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग जो है आपका आंसर जो आ रहा है 5.55, तो 5.5555 मेगा हर्ट्स आपका आ जाएगा, यानी कि 5.56 आपका मेगा हर्ट्स आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टोटल टाइम आपका डिले टाइम प्लस स्ट्रोब सिग्नल, उसके बाद डिले टाइम में आपके 4 असिंक्रोनस काउंटर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फ्रिक्वेंसी की गणना आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपका स्ट्रोब सिग्नल नहीं दिया है तो आपका जो फार्मूला है वो ये स्ट्रोब सिग्नल यहाँ कट जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला आपका बन जाएगा। तो फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाइब्रिड स्टेपर मोटर में आपकी 40 आपके स्टेटर तीथ हैं और 50 आपके रोटर तीथ हैं। तो स्टेप एंगल आपको बताना है। तो फ्रेंड स्टेप एंगल का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो स्टेपर मोटर में आपका जो स्टेप एंगल का फॉर्मूला होता है, स्टेप एंगल इक्वल टू होता है, देखिए रोटर तीथ यानी 50 माइनस स्टेटर तीथ 40 अपॉन 50 इंटू 40 दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन इंटू 360। तो ये आपका हो जाएगा 10 अपॉन 200, माफ़ कीजिए 2000 अपॉन 360। तो 10 से आपका 10 कटा, 10 से आपका 10 कटा, तो ये आपका आ जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि 1.8 डिग्री। तो देखिए आपको 1.8 डिग्री आंसर आ गया है। तो आपको फ्रेंड कुछ नहीं करना है, स्टेप एंगल का आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्टेप एंगल का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसको कर लेंगे सॉल्व। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जल विद्युत ऊर्जा से आपका क्या तात्पर्य है। तो जल विद्युत ऊर्जा जो होती है आपकी फ्रेंड जल ऊर्जा होती है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज किया जाता है बांध बनाकर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 पोल की वेव बाइंडिंग मशीन है। तो पी आपको दिया हुआ है 4, उसके बाद कंडक्टर आपको दिए हुए Z इक्वल टू दिया हुआ है 720,
एंड रोटेड एन आपको दिया हुआ है 1000, फ्लक्स का आपको दिया हुआ फाई इक्वल टू दिया हुआ है आपका 20 इंटू 10⁻³ वेबर। तो आपको जनरेटेड वोल्टेज निकालना है, जबकि वेव बाइंडिंग है तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका वेव बाइंडिंग के लिए 2, तो ई इक्वल टू होता है आपका पी पाई एन जेड अपॉन 60A। तो यही फार्मूला होता है फ्रेंड, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो पी आपको दिया हुआ है 4 इंटू 5 आपको दिया है 20 इंटू 10⁻³ इंटू एन आपको दिया हुआ है 1000, और इंटू अगर हम बात करें इसमें जेड की तो कंडक्टर आपको दिए हुए हैं इंटू 720 अपॉन और 60 और ए का आपका 2 दिया हुआ है। तो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो 60 से तो आपका ये सीधा सीधा ये 60 और ये 2 तो ये हो जाएगा 120। तो इसको आप क्रॉस करेंगे वो तो आपका 480 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम फ्रेंड सॉल्व कर लेते हैं अगले पेज पे। तो ये अगले पेज पे हम स्पेस बना लेंगे। तो E इक्वल टू होता है आपका पी पाई एन जेड अपॉन 60A। तो P आपको दिया हुआ है 4, पाई आपको दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻³ इंटू एन आपको दिया हुआ 1000 इंटू आपका कंडक्टर आपका दिया हुआ 720। तो ये हो गया 720 अपॉन 60 और ये A इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा आपका, तो 10 से आपका 10 कटा, ये 6 दूनी देखिए 12 होगा, ये इक्वल टू 12 होगा, 12×6 = 72। तो ये आपका 6 से कट जाएगा। तो ये 10⁻³ से 1000 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 20 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 480। तो देखिए 480 वोल्ट आपका आंसर आ गया। फ्रेंड कुछ नहीं है, आपका कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, फार्मूला आपको आना चाहिए। तो फार्मूला आपका बस यही है, कोई बड़ा फार्मूला नहीं है, इक्वल टू पी पाई एन जेड अपॉन ए, और वेव बाइंडिंग के लिए ए इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर के केस में आपका रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होता है वो आपका कैसे शो किया जाता है। तो रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होता है आपका, उसको शो करने के लिए फ्रेंड कुछ नहीं है, आपका एक्सप्रेस किया जाता है केवी पर माइक्रो सेकेंड में। तो सबसे पहले तो आप फ्रेंड हम बता दें आपको, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज जो होता है TRV इक्वल टू होता है आपका VM1 - cos t अपॉन √LC। तो ये तो होता है आपका TRV ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। और जो आपका रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होता है RRRV इक्वल टू होता है D/dt और TRV के। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा VM √A। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो VM√LC और साइन t अपॉन √LC। तो ये होता है RRRV। तो इसकी जो यूनिट होती है केवी पर माइक्रो सेकेंड होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए हमने आपको ये बता दिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमक परिपथ, इनमें से कौन सा परिपथ सिक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल है। तो सिक्वेंशियल सर्किट वो होते हैं, देखिए 2 टाइप के सर्किट होते हैं, एक होते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट, एक होते हैं सिक्वेंशियल सर्किट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरे होते हैं सिक्वेंशियल सर्किट। तो सिक्वेंशियल सर्किट जो होते हैं आपका फ्लिप फ्लॉप सिक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल होता है, काउंटर सिक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल होता है। सिक्वेंशियल सर्किट में जो है फ्रेंड मेमोरी एलिमेंट होता है, मेमोरी एलिमेंट यानी कि फीडबैक एलिमेंट आपका होता है, तो इसलिए इन्हें बोला जाता है सिक्वेंशियल सर्किट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्लिप। तो स्लिप की आपको वैल्यू बतानी है ड्यूरिंग द ब्रेकिंग रीजन। तो ब्रेकिंग रीजन में आपको स्लिप की वैल्यू बतानी है इंडक्शन मोटर में। तो ब्रेकिंग रीजन में जो स्लिप होता है फ्रेंड वो आपका 2 और 1 के आसपास होता है। अगर हम फ्रेंड ग्राफ इसका हम आपको बताएं तो देखिए ये वाला जो रीजन है 1 से ज़्यादा ये वाला आपका कहलाता है ब्रेकिंग रीजन, जिसमें स्लिप की वैल्यू 1 से ज़्यादा रहती है। अगर हम बात बताएं आपको मोटरिंग रीजन जो होता है, मोटरिंग रीजन में स्लिप की वैल्यू होती है 0 to 1। तो 0 to 1 होती है और इसमें स्पीड जो होती है आपकी सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। तो 0 से 1 और 1 से ज़्यादा, माफ़ कीजिए ये 1 है ये 0। अगर जनरेटिंग की बात करें हम तो 0 से 1 यानी कि अगर नेगेटिव में आपकी स्लिप चली गई है तो वो आपका जनरेटिंग रीजन होगा।
चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो फ्रेंड आप देख रहे होंगे वही क्वेश्चन आपके रिपीट कर रहा है, सेम टॉपिक से क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल बार बार रिपीट करता रहता है। तो ऑक्सीलेशन का उपयोग, तो CRO जो होता है आपका, CRO का उपयोग आपका किस लिए किया जाता है? तो CRO का उपयोग आपका फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट के लिए किया जाता है लिसाइजस पैटर्न का यूज़ करके। तो लिसाइजस पैटर्न ये होता है कि एक इनपुट पर CRO की 2 इनपुट होती हैं, एक्स और वाई। एक पे हम देते हैं स्टैंडर्ड इनपुट और दूसरी पे हम जिसकी फ्रिक्वेंसी मेजर करनी होती है उसको अप्लाई किया जाता है, जिससे कि दोनों का कंपैरिजन करके हम उसकी फ्रिक्वेंसी ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्मोपाइल क्या होता है? तो थर्मोपाइल फ्रेंड होता है सीरीज कनेक्शन ऑफ थर्मोकपल। तो सीरीज कनेक्शन ऑफ थर्मोकपल होता है थर्मोपाइल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। तो फ्रेंड अगर हम आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले हम 2 वीडियो यूपीपीसीएल में बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जनरली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होते हैं, जिन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं, यही क्वेश्चन आपकी रैंक बनाएंगे। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो y = आपको दिया हुआ है AB + ABC + ABC का वार। देखिए तीनों में AB कॉमन है तो AB आप कॉमन ले लीजिए। 1 + C का वार। तो किसी भी वैल्यू में 1 ऐड होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो AB × 1, तो यानी कि AB, ये पूरा टर्म AB ये 1 हो जाएगा। तो आ जाएगा फाइनल आंसर आपका AB। तो y = AB। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड। बूलियन एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, मैथमेटिक ही है, आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख पा रहे होंगे कि यूपीपीसीएल इलेक्ट्रॉनिक्स से और मेन जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसमें के मैप हो गया, बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, लॉजिक गेट हो गए। तो आपको डिजिटल भी अच्छे से आनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पावर प्लांट है आपका, जिसका लोड फैक्टर आपको इतना दिया हुआ है, कैपेसिटी फैक्टर आपको इतना दिया हुआ है और यूज फैक्टर आपको इतना दिया हुआ है। फाइंड द रिजर्व कैपेसिटी। तो रिजर्व कैपेसिटी आपको निकालनी है, जबकि मैक्सिमम डिमांड आपकी इतनी दी हुई है। तो रिजर्व कैपेसिटी का आपका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड यानी कि 60 और लोड फैक्टर 0.75 अपॉन कैपेसिटी फैक्टर 0.60 और -1। तो ये आपका रिजर्व कैपेसिटी का फार्मूला होता है। फार्मूला आपको आने चाहिए, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 0.75 - 0.60, यहाँ एलसीएम हमने ले लिया 0.60 का, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको ले लेते हैं 60 × 0.15 अपॉन 0.60, तो ये क्रॉस हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 60 × 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 15 मेगावाट। तो सही आंसर है आपका 15 मेगावाट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। आपका कुछ नहीं, रिजर्व कैपेसिटी का आपका फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम अपॉन यहाँ पे लोड फैक्टर अपॉन यहाँ पे प्लांट, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कैपेसिटी फैक्टर और -1, तो ये आपका फार्मूला होता है। तो इसको आपको याद कर लेना है। एक पैरामीटर यहाँ पे दिया हुआ है यूज फैक्टर, इसका यूज नहीं हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है आपका किससे मेजर किया जाता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमेशा मेगर से मेजर किया जाता है, क्योंकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, तो मेगर से हमेशा मेजर किया जाता है। तो रेजिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन जनरली पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा मीडियम रेजिस्टेंस किससे मेजर किया जाता है? तो मीडियम रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर किया जाता है। अगर लो वैल्यू रेजिस्टेंस पूछे तो केल्विन डबल ब्रिज से आपका मेजर किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए 3 डेल्टा में आपके कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और जिनकी वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड है। अगर इन्हें स्टार में जोड़ा जाता है तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? तो जब डेल्टा से स्टार में कैपेसिटर जाते हैं तो इनकी वैल्यू बढ़ती है, तो ये हो जाएगी 3 गुने हो जाएंगे, यानी कि 30 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। और यही फ्रेंड अगर हम बात करें रजिस्टर के केस में, तो अगर रजिस्टर जो होता है आर जो होता है आपका, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर जो होता है डेल्टा टू स्टार में जाता है तो /3 हो जाता है। तो फ्रेंड ये आपको याद करके चलना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स डीसी सीरीज मोटर का नहीं है? तो डीसी सीरीज मोटर आपका देख पा रहे होंगे कि आपका नो लोड स्पीड 0 होती है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। डीसी सीरीज मोटर की जो नो लोड स्पीड होती है बहुत हाई होती है, इसीलिए इसको बिना लोड के नहीं चलाया जाता है। तो फ्रेंड ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है और यही इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो नॉट यहाँ पे लगा हुआ है, आपको अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन और आंसर देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पिन टाइप इंसुलेटर जो होते हैं वो 33 kV तक ही यूज करते हैं, इसके बाद हम यूज नहीं करते हैं। तो 33 kV के ऊपर आप इसको यूज नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 kV 500 MVA सर्किट ब्रेकर है आपका, सडनली क्लोज ऑन टू ए फॉल्ट, फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो ब्रेकिंग करंट का आपका वैल्यू निकालनी है। तो ब्रेकिंग करंट का फॉर्मूला होता है MVA अपॉन √3 kV। तो ये आपका फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ब्रेकिंग करंट इक्वल टू आ जाएगा MVA आपको दिया हुआ 500 अपॉन √3 इंटू 11। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 26.24 किलो एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। तो किलो एम्पियर यूनिट भी फ्रेंड आपको ध्यान रखनी है, ये जो फार्मूला इसकी यूनिट हमेशा किलो एम्पियर में ही आती है, क्योंकि MVA अपॉन kV होगा तो किलो एम्पियर ही आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में द कंडक्टर, जो कंडक्टर है आपका जो कनेक्ट करता है सब स्टेशन को, तो ये सब स्टेशन है आपका, और डिस्ट्रीब्यूटर को, और जो डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट करता है तो उसे बोला जाता है फ्रेंड फीडर। तो फीडर उसे बोला जाता है। तो सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन को कनेक्ट करने के लिए जो कंपोनेंट यूज होता है या कंडक्टर यूज होता है उसे बोला जाता है फीडर। फीडर की फ्रेंड अगर हम बात करें तो सही आंसर है फीडर। तो फीडर की अगर हम बात करें रेटिंग किस में दी जाती है, तो करंट में। फीडर की जो रेटिंग होती है वो हमेशा करंट में दी जाती है। और हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन से जो कंज्यूमर को जोड़ता है उसे अगर हम बात करें, इसको भी आगे ले जाएं क्वेश्चन को, तो डिस्ट्रीब्यूशन से जो कंज्यूमर को आपका कनेक्ट करता है तो उसे बोला जाता है सर्विस मेन। तो सर्विस मेन जिसकी रेटिंग वोल्टेज में, तो फ्रेंड यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि फीडर की रेटिंग करंट में दी जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पावर प्लांट में आपका 80 मेगावाट कैपेसिटी है। ए पावर प्लांट विथ 80 मेगावाट कैपेसिटी हैज ए पीक लोड आपका 60 मेगावाट दिया हुआ है। लोड विथ मैक्सिमम डिमांड आपको अलग अलग दी हुई है। आर कनेक्टेड टू द प्लांट, फाइंड द डाइवर्सिटी फैक्टर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का फ्रेंड फार्मूला होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर का आपका फार्मूला सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो फ्रेंड ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डाइवर्सिटी फैक्टर का जनरली जो वैल्यू होती है 1 से हमेशा ज़्यादा रहती है। तो सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड यानी इंडिविजुअल डिमांड कितनी देखिए 30 है, उसके बाद प्लस 20 है, उसके बाद प्लस 10 है, प्लस 15 है, और मैक्सिमम डिमांड आपकी 60 है। 60 तो 30 20 50 60, और ये 75/60। तो 75/60 करेंगे तो 1.25 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर है आपका 1.25। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी ग्रुप 4 वंस, तो अगर हम 4 वंस का पेयर करते हैं इन के मैप तो उसे बोला जाता है क्वाड। तो फ्रेंड अगर देखिए आपने के मैप पढ़ा होगा तो के मैप कुछ इस प्रकार से रहता है। तो इसमें ये कह रहा है यहाँ 1 1 1 1 है, तो अगर 4 1 को हम पेयर करते हैं तो इसे बोला जाता है क्वाड। अगर हम बात करें 2 1 को अगर हम पेयर करते हैं, जैसे इस प्रकार से 2 1 को हम पेयर करते हैं तो इसे बोला जाता है पेयर। अगर 8 को हम करते हैं तो उसे बोला जाता है ऑक्टेव। तो फ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वाड ऑक्टेव। तो जो प्रायोरिटी होती है हमारी, पहले 8 को हम पेयर बनाते हैं, फिर क्वाड को, फिर पेयर को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं। देखिए के मैप से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो जनरली डिजिटल से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डिजिटल आपको आना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ ओवरहेड लाइन, तो ओवरहेड लाइन में जो सैग होता है वो क्या होता है, तो सैग इक्वल टू आपका फार्मूला होता है ओमेगा L²/80। तो ये फार्मूला होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द, जो लेंथ होती है उसके, स्पैम की जो लेंथ होती है उसके स्क्वायर के। तो L² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सैग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। तो ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रिक्वेंसी, मान लीजिए आपकी इनपुट फ्रिक्वेंसी FI है, तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी आपकी जो ब्रिज रेक्टिफायर में होगी 2FI। ये ब्रिज रेक्टिफायर की हम बात कर रहे हैं। अगर बात करें फ्रेंड हम हाफ वेव की, तो एक नया पेज ले लेते हैं। हाफ वेव की जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रिक्वेंसी के ही बराबर होती है। फुल वेव और ब्रिज में जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है वो 2FI होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइनरी नंबर सिस्टम में निवल का क्या मतलब होता है। तो निवल का फ्रेंड मतलब होता है, हमने बताया था लास्ट पेपर में भी हमने डिस्कस किया था, 4 बिट का ग्रुप आपका निवल कहलाता है। और अगर हम बात करें 8 बिट का ग्रुप तो ये हमारा कहलाता है वाइट। और बिट क्या होती है, सिंगल बिट डिजिट होती है। तो निवल यानी 4 बिट का ग्रुप होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड,
दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं जिनकी कैपेसिटेंस इतनी दी हुई है, अगर वे पैरेलल में जोड़ देते हैं तो कैपेसिटेंस इतनी हो जाती है। तो देखिए सीरीज में अगर जुड़े हुए हैं तो C1 C2 और C1 प्लस C2 इक्वल टू आपको दिया हुआ 0.03, तो इक्वेशन 1। और अगर पैरेलल में जोड़ दिए तो पैरेलल में जोड़ दिए C1 प्लस C2, तो ये हो जाता है 0.16। तो ये वैल्यू आपको रख देनी है इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो चलिए ले लेते हैं नया पेज। तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0.03। तो ये वैल्यू आपको रख देनी है। अगर हम C1 प्लस C2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से देखिए, इक्वेशन 2 यहाँ से जब ये पैरेलल में जोड़े जाते हैं, रेजिस्टेंस के अपोजिट होते हैं, तो पैरेलल वाला कनेक्शन रेजिस्टेंस की सीरीज़ के कनेक्शन के बराबर होता है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो ये C1 और C2 जो होगा आपका 0.03 इंटू 0.16, तो ये हो जाएगा आपका 0.048। तो C1 इक्वल टू C2, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। और आपका स्टार्टिंग में C1 प्लस C2 जो था आपका दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन के अंदर 0.16, ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, अब आपको कुछ नहीं करना है। वैसे आप सॉल्व करना चाहेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं और C1 माइनस C2 की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। लेकिन आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आपको दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, दो का एडिशन दिया हुआ है। तो देखिए C1 और C2 की वैल्यू हम इस तरह निकालेंगे कि दोनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए C1 C2 आपका इतना है और C1 इंटू C2, यहाँ से हमने C1 इंटू C2 हमने निकाला 0.0048। तो देखिए अगर 0.02 और 0.14 लेते हैं तो एडिशन तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन क्या मल्टीप्लिकेशन 14 दूनी 28, तो यहाँ पे 48 आ रहा है, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। देखते हैं दूसरा ऑप्शन। अगर हम इनको 0.08 और 0.08 को अगर हम जोड़ेंगे तो 1.6 तो हमारा आ जाएगा। लेकिन क्या ये मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा? 8 8 64 64, जबकि हमारा 48 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम इसमें देखें चौथी इक्वेशन 6 और ये 10 इसको ऐड करेंगे तो ये तो 1 तो हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन 10 6 60, तो C1 इंटू C2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम इक्वेशन 3 देखें तो 12 और 4 को जोड़ेंगे तो 16 तो आ जाएगा, और 12 चौका 48, और ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो सही वैल्यू होगी आपकी ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत है नहीं, जैसे भी आपका आंसर से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड 0 to 10 एम्पियर का 0 to 10 एम्पियर का आपके पास ये गारंटी एरर है। एरर से रिलेटेड आपका नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 0 to 10 एम्पियर है आपके पास, एमीटर है, गारंटी एरर आपके पास दिया हुआ 1%, फुल स्केल रिफ्लेक्शन। व्हाट विल बी द लिमिटिंग एरर? तो लिमिटिंग एरर आपको बतानी है फॉर द रीडिंग ऑफ 2.5 एम्पियर। तो सबसे पहले हम फ्रेंड देखिए 0 से 10 आपकी जब रीडिंग है तो आपकी एरर आ रही है 1%। तो 1% आ रही है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे लिखते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग एरर। तो मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो देखिए 1% की एरर है, तो 1% यानी कि 1/100 इंटू कितने करंट के लिए? 10 एम्पियर करंट के लिए। तो जो मैग्नीट्यूड आ गया आपका 1/10 एम्पियर आपका मैग्नीट्यूड आ गया। तो इसके बाद हम निकालेंगे फ्रेंड एरर, जो हमें लिमिटिंग एरर निकालनी है वो। तो अब हम देख लेते हैं, तो जो रिलेटिव लिमिटिंग एरर है तो ये हमने यहाँ निकाल लिया मैग्नीट्यूड। अब हम यहाँ पे लिखते हैं रिलेटिव लिमिटिंग एरर। तो रिलेटिव लिमिटिंग एरर जो होती है आपकी, देखिए 2.5 पे आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो 1/10 अपॉन 2.5 यानी कि टोटल वैल्यू इंटू 100, इतना आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे तो 1/10, तो इसको आप एक और पेज में ले लीजिए। तो जो एरर आपने निकाला 1.10 अपॉन 2.5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1/25 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 4%। तो सही आंसर है आपका 4%। तो देखिए 4% आपका आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी परमाणु की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी भी परमाणु की तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 2 8 18 है, यानी कि 2 8 18।
तो तीसरी में हमेशा 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा, दूसरी से 8 से ज़्यादा, तीसरी में 18 से ज़्यादा आपकी नहीं हो सकती। और अगर हम बात करें अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरी कक्षा में 18 से ज़्यादा आपका नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा सेशन होता है ख़त्म। ये कुछ क्वेश्चन थे जो ट्रिकी क्वेश्चन थे, बार बार यूपीपीसीएल रिपीट करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं कॉन्सेप्ट को अगर आप कर लेंगे तो आपका जो मार्क हैं वो एक्यूरेट हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन कि आप काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो ऐसे नंबर, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कॉन्सेप्ट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको आपको गलत नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपकी कंफर्म होनी चाहिए, एक भी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। तो फ्रेंड ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर फ्रेंड आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो यूपीपीसीएल से ही रिलेटेड उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर 25 नवंबर के पेपर भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है वो भी। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।